जरूरी नहीं कि एक हो, लेकिन फिर भी हर हाल में ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश में 18 साल से सत्ता में है। राजस्थान में वो सत्ता वापसी के लिए जोर लगा रही है। राजस्थान के साथ साथ, मैं 5 राज्यों की बात कर रहा हूं अभी, राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है। लेकिन आज जिन राज्यों में चुनाव संपन्न हो गया, मतदान पूरा हो गया, उनमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। ये 2 राज्य हैं जो बीजेपी का हमेशा से गढ़ रहे। लेकिन 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का बीजेपी का किला ध्वस्त कर दिया। एक बार फिर से बीजेपी इस किले में अपनी वापसी की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि जनता ने तो आज अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन जनता का फैसला क्या होगा, उसके लिए अभी हमें 3 तारीख तक, 3 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिसंबर को तमाम जो मतदान है उसके नतीजे सामने आएंगे। क्या होंगे नतीजे, इसके बारे में अभी से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रहे हैं। जिस तरह की पोलिंग हुई है, मतदान हुआ है, वो 2018 की तुलना में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी तरह से इसका अनुमान लगा रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। 2 टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मतदान धुआंधार, नतीजों का इंतजार। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के नेता किस तरह से मतदान के बाद अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जीत के दावे। मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। कांग्रेस यहाँ कहीं नहीं टिकेगी, क्योंकि उनके समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। आज मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश है। उनके समय जनता को कुछ नहीं मिला। आज समाज के हर वर्ग लाभान्वित हुए हैं और बेहतर जीवन जी रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं। अब तक का सबसे बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है। हर हालत में 130+ सुरक्षित और निरंतर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं और विकास को पसंद किया जा रहा है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। छवि विकास की सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से नहीं। 150 से कम 150 और 175 तक भी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 80% तो हो ही जाता है, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम होता है, लेकिन मतदान जबरदस्त होता है छत्तीसगढ़ में। बघेल साहब बीजेपी दावा कर रही है जीतने का, आप क्या कहेंगे जीत को लेकर? वो दावा करते रहेंगे, जीतेंगे। हाँ जी। सर कितने नंबर से पास हो रहे हैं, कितनी सीट आ रही है? 75। तो ये साफ है कि जनता के मन में बदलाव की जबरदस्त सोच है और अंडरकरंट भी पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। लोगों में आक्रोश है सरकार के 5 साल की असफलता के लिए, और भूपेश बघेल ने जिस प्रकार भय, आतंक, लूट और का राज चलाया है, जनता इसी को बदलना चाहती है और ये बदलाव निश्चित रूप से इस चुनाव में जनता के वोटों से प्रकट होगा। 70 मतदान केंद्रों में हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से जो हमें फीडबैक मिल रहा है, जो जानकारी मिल रहा है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है।
तो देखा आपने किस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे ठोक रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं बीजेपी 150-170 सीटें तक मध्य प्रदेश में ला सकती है, जबकि दूसरी तरफ भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं कि 70 सीटें, 90 में से 70 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव होने के बाद भी और नतीजे आने से पहले भी नेताओं के दावे हमेशा बड़े बड़े ही होते हैं। अपना आत्मविश्वास वो बनाए रखना चाहते हैं, बढ़ाए रखना चाहते हैं। पर ईवीएम जो है उनकी काउंटिंग तो 3 तारीख को शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो मतदान हुआ उस पर चर्चा करने के लिए आज का 2 टूक का मेरा सवाल आपके सामने है। आज 2 टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की डिबेट, आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खत्म मतदान, किसे मिला जनता का वरदान। जी हाँ, सवाल एक बार फिर, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश खत्म मतदान, किसे मिला जनता का वरदान, ये मेरा आज का सवाल। और जाहिर सी बात है, सवाल में भी अटकलबाजियां ही हैं, क्योंकि नतीजे तो अभी आने में वक्त है। लेकिन जैसा मैंने कहा, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, राजनीतिक पार्टियों के दावे भी हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी, आज पहली बार डीडी न्यूज़ के स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, आज वो, स्वागत है आपका। अवधेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। मेरे साथ ऋषि शंकर मिश्रा जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश में तो फिर भी मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के नेता दावे कर रहे हैं और कुछ बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, लगता है ऐसा। 150-170 सीटें, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बड़े दावे हो गए। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो आपकी पार्टी जो है वो सीटों की भी जो है दावा नहीं ठोक रही है। लगता ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में आप लोग हार मान चुके हैं, मध्य प्रदेश में शायद आपकी उम्मीदें बरकरार हैं अभी। देखिए आसफ जी, आप तो सबसे पहले जिन मतदाताओं ने अपना मत प्रकट किया है और इतनी बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल कर के आए हैं, मैं उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये परिश्रम है जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में आज मतदाता बाहर निकले हैं। क्योंकि लगातार ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, सरकार से खुश नहीं है। लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में जो मतदाता घर से बाहर निकले हैं, उसमें पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान होता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी जो कैंपेन था, ये उसकी सफलता है। क्योंकि अगर सरकार से निराशा होती है तो वोटिंग परसेंटेज डाउन होता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन अब तक जो आंकड़े, फाइनल आंकड़े तक नहीं आए हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो पिछली बार के आंकड़ों को और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पिछले बार के आंकड़े जो थे उसको निश्चित तौर पर इस बार आंकड़े तोड़ेंगे और मतदान का एक नया रिकॉर्ड गढ़ने का काम करेंगे। जब जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो आप इसको ट्रेंड के रूप में अगर देखेंगे तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। क्योंकि वो मतदाता जो ड्राइंग रूम में बैठ करके केवल डिस्कशंस करता है, अगर वो अपने घरों से बाहर निकल करके आता है तो वो वोटर भारतीय जनता पार्टी का वोटर होता है, जो प्रबुद्ध वोटर है, जो तुलनात्मक रूप से वोट करने के लिए कम निकलता है। आज वो वोटर भी निकला है कि कैसे जो कांग्रेस के तमाम अफवाह तंत्र थे कि अंतिम समय तक कैसे उसने फर्जी फेक वीडियोस जारी करके तरह तरह की अफवाहें फैला करके, और आज जब चुनाव चल रहा था तो चुनाव के दौरान भी किस प्रकार से हिंसा करने का प्रयास किया गया है। छतरपुर में जानबूझ करके अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया, जबकि उनके नेता कमलनाथ जी ने स्वयं उस अफवाह का खंडन कर दिया कि वहां उनके प्रत्याशी के ड्राइवर की कोई हत्या नहीं हुई है। तो तमाम सारी बातें आज ये स्पष्ट कर रही हैं कि आज का मैदान तो भाजपा ने मार लिया है। नहीं, लेकिन एक मिनट आप आगे बढ़े, उससे पहले आपकी 2 चीजों पे आपने कहा कि भाई ये अफवाह फैलाई गई कि कार्यकर्ता नाराज हैं और जो है, लेकिन कार्यकर्ता निकले। इसमें कोई दो राय नहीं। जो मेरे पास भी रिपोर्ट थी, मैं भी जब ग्राउंड पे गया, बीजेपी के कार्यकर्ता तो नाराज थे। वो ठीक अलग बात है कि आपने उनको मना लिया, उनको पार्टी निकालने में कामयाब रही, ये आपकी कामयाबी हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ता तो नाराज थे, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। कार्यकर्ता नाराज थे, शायद इसीलिए आपने शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया। इसीलिए शायद बीजेपी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, क्योंकि आपको लग रहा था शिवराज सिंह चौहान को आगे करेंगे
तो फिर वो नाराजगी झेलनी पड़ेगी। देखिए अशोक जी, अब तो चुनाव संपन्न हो चुका है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की हर राज्य को लेकर के अलग अलग समय पर अलग अलग रणनीति होती है और अलग रणनीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है, ये एक फेक प्रोपेगेंडा था और ये प्रोपेगेंडा आज कहीं ना कहीं धाराशायी होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 41 लाख जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हैं वो आज 64,000 बूथों पर निकल करके सामने आए और इतनी बड़ी संख्या में जो मतदाता निकल कर गए हैं। और मैंने देखा आज आपके टीवी रिपोर्ट्स पर ही जो है तमाम सारी रिपोर्ट्स में देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां बूथ लगा था, जहां बस्ता लगा था, वहां लंबी कतारें थी, वहां बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वोटर्स वहां दिखाई पड़ रहे थे और कांग्रेस के तमाम बस्तों पर सन्नाटा था, वहां कोई देखने वाला झांकने वाला नहीं था। लंबी लाइनें आज लाडली बहनों की लगी हुई देखी है। निश्चित तौर पर लाडली बहनों के लिए विशेष तौर पर आभार कि इस बार का चुनाव विशेष तौर पर मध्य प्रदेश का लाडली बहनों का चुनाव है। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में आज भ्रष्टाचार की सरकार जो वहां पे है, जो महादेव ऐप जैसा घोटाला करने वाली है, गोबर तक में घोटाला करने वाली है, उस सरकार को बदलने के लिए भी मतदाता निकल करके बाहर आया है। और हम पूरे विश्वास से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और ये संकेत राजस्थान के लोगों के लिए भी स्पष्ट है। अब तो राजस्थान के लोगों को भी प्रतिस्पर्धा करके जितना वोट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पड़ा है, वैसा ही वोट डालने के लिए राजस्थान के लोगों को भी निकल करके आना चाहिए। आपने जो अंतिम लाइन कही ना, उससे मैं अभी तक सोच रहा था कि चुनाव के बाद भी नेता लोग बड़े बड़े दावे क्यों करते हैं, तो मैं भूल गया था, जो आपने याद दिला दिया। अभी राजस्थान में मतदान होना बाकी है, तो राजस्थान के वोटर्स को भी सिग्नल है कि भाई हमारी देखो 150 सीटें आ रही हैं, हमारी यहाँ आ रही है, ताकि वहाँ भी लगे, वहाँ के लोगों को भी लगे कि फलाना पार्टी की हवा चल रही है। लेकिन जब आप कह रहे थे ना कि ये एक फर्जी फेक नैरेटिव है कि भाई आपके कार्यकर्ता नाराज थे, तो मैं देख रहा था कि ऋषि शंकर मिश्रा मुस्कुरा रहे थे। क्या बात है ऋषि शंकर मिश्रा जी, आपकी मुस्कुराहट के पीछे क्या बात है? नहीं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि राकेश भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, पूरे स्पीड में फ्लो में बोलते हैं। हम राकेश भाई से एक बार तो मिलके सीखना चाहेंगे कि इतना स्मार्ट, इतना अच्छा कैसे बोलते हैं। हम लोगों को सीखना चाहिए राकेश भाई से। देखिए, नो डाउट मध्य प्रदेश बीजेपी का स्ट्रांग है अशोक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे ज्यादा बीजेपी कहीं मजबूत है संगठन के रूप में, तो अब क्या कहते हैं मध्य प्रदेश है, चाहे वो आरएसएस का बैकबोन है, संगठन का बैकबोन है। लेकिन राकेश जी को ये मानना होगा कि मध्य प्रदेश में 18 साल के शासन के बाद कहीं न कहीं बीजेपी को ये लगा कि एंटी इनकम्बेंसी है, तभी इन्होंने अपने तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेके क्या कहते हैं कैलाश विजयवर्गीय से लेके जितने भी प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, तमाम बड़े नेताओं को उतार दिया जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। और ये आपको कहीं न कहीं बीजेपी अपने स्ट्रेटजी में बदलाव लाई। इसका कितना सुखद परिणाम होता है ये 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी मध्य प्रदेश में शुरुआती दौर में रणनीतिक रूप से चूक की। देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं अशोक जी बताता हूँ कि सबसे बड़ा जो जमीनी स्तर पर आप गए होंगे, लाडली बहन योजना का बड़ा प्रभाव रहा है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब नरेंद्र मोदी जी 2-3 रैलियां हुई थी, नरेंद्र मोदी शुरुआत में किए वहां मध्य प्रदेश में, एक भी भाषण में लाडली योजना का जिक्र नहीं था। जो सबसे ज्यादा प्रभावी जो योजना था मध्य प्रदेश में ग्राउंड लेवल पे, उसका प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं करना, शिवराज सिंह चौहान का पहला या दूसरी सूची में नाम नहीं आना, फिर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ना। और मैं आज बता दूं बीजेपी को, जो आज बीजेपी टफ फाइट कांग्रेस को दे रही है वहां, उसमें 2 कारण है। एक तो नरेंद्र मोदी जी का अपना लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी जी के कारण बीजेपी को वोट मिलता है। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी उतना नहीं है जितना विधायकों के विरुद्ध है। और एक बात मैं और कहूंगा जिससे अशोक जी आप समझ होंगे, क्योंकि आप ग्राउंड पे गए हैं, बीजेपी के 3-4 बड़े नेता जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनकी नैया फंसती हुई नजर आ रही है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो। आज मैं आपके डिबेट पे कह रहा हूँ, 3 तारीख को भी आप बुलाएंगे तो उस दिन आप देखिएगा, हो सकता है वो जीत जाए, लेकिन मार्जिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 5,000 से अधिक का मार्जिन नहीं रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर का हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय का हो, चाहे जबलपुर में राकेश जी का हो, चाहे तमाम जो बड़े नेता जो सांसद को आपने लड़ाया है, उसमें से एक पटेल साहब का छोड़ के बाकी जो सीटें हैं वो फंसती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बात तो मानना होगा कि तमाम विषम परिस्थिति के बावजूद भी यदि बीजेपी कांटे की टक्कर दे रही है, तो उसका कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट है, संगठन का इम्पैक्ट है और आरएसएस का बैकबोन है
जिसके कारण बीजेपी 18 साल के बाद भी एक बात ऋषि शंकर मिश्रा, एक बात जो है उससे मुझे लगता है जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो भी दबी जबान में एक बात तो स्वीकार करते हैं कि बीजेपी, जब ये मध्य प्रदेश का चुनाव जो है जब शुरू हुई प्रक्रिया, बीजेपी बहुत पिछड़ी भी लग रही थी, लग रहा था कि बीजेपी की वापसी मुश्किल है, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे बीजेपी ने कवर अप किया मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर जैसा सब मान रहे हैं। लेकिन एक बात आपने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे की बात की, एक बात मैं और कह रहा हूं, मेरी जो कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से चर्चा हुई मध्य प्रदेश के संबंध में, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा कमलनाथ के चेहरे पर लड़ना वो भी कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको मालूम है शुरू में किस तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच कपड़े फाड़ने की प्रतियोगिता चल रही थी, तो वो भी एक मैसेज जनता के बीच जाता ही है। दूसरी चीज, कमलनाथ का कोई विकल्प कांग्रेस नहीं जो तलाश पा रही है। कमलनाथ कोई ऐसा चेहरा नहीं है मध्य प्रदेश में जिनको लगता हो कि हम कमलनाथ आएंगे तो मध्य प्रदेश का बहुत विकास हो जाएगा। क्या आपको लगता है कमलनाथ के सिर्फ चेहरे पर लड़ना वो कांग्रेस के लिए जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो थोड़ा अच्छी स्ट्रैटेजी साबित नहीं हुई? अशोक जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि कमलनाथ जनाधार वाले नेता नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट के माहिर हैं, और ये बात मानना होगा कि जो कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमजोर थी, बूथों तक पार्टी को पहुंचाने का काम कमलनाथ के लीडरशिप में हुआ है। वहां कोई यदि जनाधार वाले नेता जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो किस तरह के मैनेजमेंट? क्योंकि कई लोग कहते हैं वो धन का जुगाड़ कर देते हैं, मैनेज कर देते हैं, पैसा खूब बहाना, क्या वो मैनेजमेंट? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप समझते हैं मैनेजमेंट में कई ढंग का होता है। ये बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, इसमें ये नहीं कि सिर्फ कमलनाथ साहब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं आपकी बात में दम है कि कुछ सीटों को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में काफी बहस भी हुई थी, और खासकर यदि नरोत्तम मिश्रा वाला सीट जो है दतिया, जहां पहले एक नायक साहब को दिया गया था, अवधेश नायक को टिकट दिया गया था, उस सीट को लेकर या ऐसे कई सीटों को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच में डिफरेंसेस थे। बाद में सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद जो है या जो डिफरेंसेस है उसको सॉर्ट आउट किया गया। और ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कमलनाथ कोई बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है, और शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कमलनाथ मध्य प्रदेश के रहने वाले भी नहीं है, वो कानपुर के रहने वाले हैं। कानपुर के साथ पंजाबी बनिया है, ऐसे समथिंग है। तो ये है, लेकिन आज जो बीजेपी को कांग्रेस फाइट दे रही है उसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की काफी मेहनत है, और गुटबाजी मैं समझता हूं कि अब नहीं है, क्योंकि जो गुटबाजी के कारण थे ज्योतिरादित्य सिंधिया वो अब कांग्रेस में नहीं है, वो बीजेपी में है। और ये कमलनाथ भी दिग्विजय सिंह भी जानते हैं, दिग्विजय सिंह को कमलनाथ के लीडरशिप में काम करने के मुझे नहीं लगता कोई ऐतराज होगा, क्योंकि अब दिग्विजय सिंह अपने बेटे को आप सब बहुत आगे चले गए। वो काम करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो 3 तारीख को तय होगा कि जनता जब फैसला देगी उसके बाद इस पर बात होनी चाहिए कि भाई साथ में काम। मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह अपने बेटे को राजनीति में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और कुछ सीटों को लेकर दोनों में मतांतर था, ये बात बिल्कुल सही है, वो सॉर्ट आउट कर लिया गया है। लेकिन मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूं कि बहुत ही टफ फाइट है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी 5 से 15-20 सीटों का ही अंतर रहेगा, उससे अधिक अंतर नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं टफ फाइट है, पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था अवधेश कुमार जी। पिछली बार 2018 की अगर हम बात करें, 116 बहुमत का आंकड़ा है मध्य प्रदेश में, 114 कांग्रेस को मिली थी, बहुमत से पीछे रही थी, 109 बीजेपी को मिली थी, बहुत पीछे नहीं रही थी। 46 सीटों पर हार जीत का अंतर 5000 से कम था, 46 सीटों पर, और 10 सीटें ऐसी हैं जो 1000 से कम फासले में जो है आर पार हो गई थी। तो यानी 1000 वोट भी जो है वहां पर एक सीट पर वो राज्य के हिसाब किताब को बिगाड़ सकते हैं। तो क्या अवधेश जी, क्या ये वास्तव में कांटे की लड़ाई है जैसा कई लोग मान रहे हैं? और अगर कांटे की लड़ाई है और अगर 46 सीटें ऐसी हैं 5000 से कम, तो यानी मामला कहीं भी पलट सकता है। नहीं, उसमें एक प्रवृत्ति और थी कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से वोट ज्यादा आए थे। हाँ, ये भी फैक्ट है कि उसको ज्यादा आए थे, और जिस क्षेत्र में था कि उस क्षेत्र से गोली चली है, बीजेपी वहां हार जाएगी, उस क्षेत्र में बीजेपी जीत गई थी। देखिए, पिछले चुनाव को हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक कदम उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल ट्राइब्स कानून में थोड़ा संशोधन किया था,
बीजेपी बाकी पार्टियों ने उसके विरुद्ध आवाज उठाई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से संसद में उसको पलट दिया था। तो उसके विरुद्ध जो है एक साथ कुछ फॉरवर्ड कास्ट में, पिछड़ी जाति में और मुसलमानों में भी वो सब व्यापक एक गुस्सा था। सपाक्स नामक पार्टी बन गई थी, उसने व्यापक अभियान चलाया। वो उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी था, उसका प्रभाव राजस्थान में भी था। उसने 1.25% वोट काटा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वातावरण बनाया था कार्यकर्ताओं में। तो वो एक बड़ा कारण था भारतीय जनता पार्टी की पराजय का। इस बार वो कारण नहीं है। दूसरी बात यह है कि चुनाव में एक तो हम सामान्य विश्लेषण करते हैं कि लाडली योजना है, फलाना योजना है, व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया है शिवराज सिंह चौहान को, लेकिन इसके परे कुछ चुनाव में ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो चुनाव परिणाम को निर्धारित करती हैं। छोटी छोटी योजनाएं होती हैं। इस बार कांग्रेस ने सबसे बड़ा पैंक क्या चला था कि भारतीय जनता पार्टी नकली हिंदुत्ववादी पार्टी है। अगर सबसे ज्यादा जिस पर मतलब दिग्विजय सिंह से जब पूछा गया कि आप बैन लगा देंगे बजरंग दल पर, तो नहीं बैन नहीं लगाएंगे, उनमें भी अच्छे लोग हैं। ये क्या था? कमलनाथ जी एक जो कथावाचक हैं, जो आजकल बहुत उनकी चर्चा है, उनका कार्यक्रम अपने क्षेत्र में करा, नाम ले सकते हैं आप कोई। पत्रकारों ने पूछा वो तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो उन्होंने कहा अरे हिंदू राष्ट्र है तो इसको बोलने की क्या जरूरत है? मतलब जो आरएसएस कहता है वो कमलनाथ कह रहे थे। भाजपा में कोई नेता से पूछिए वो हिंदू राष्ट्र नहीं बोलेगा। उस सीमा से आगे निकलकर कमलनाथ जी ने हिंदू राष्ट्र का उतना ही नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यहां तो केवल अयोध्या के मंदिर की बात है, मैं तो श्रीलंका में सीता जी का मंदिर बनवाऊंगा। पिछली बार भी मैंने घोषणा की थी लेकिन मेरी सरकार गिर गई है। तो इस बार जो था कि गाय का रक्षक मैं हूं, वन गमन पथ हम बना रहे हैं, हनुमान भक्त मैं। तो ये जो एक कांग्रेस ने एक कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी को नकली हिंदुत्ववादी साबित करके आए, ये मेरे ख्याल से एक मुख्य प्रवृत्ति स्थापक है और 2024 तक वो जाने वाला है। नहीं, एक मिनट। आपने कहा ये मुख्य प्रवृत्ति स्थापक है, लेकिन क्या जनता इतनी भोली है कि जो कांग्रेस जो है लगातार रिकॉर्ड तोड़ती है तुष्टीकरण के, जिस कांग्रेस के नेता अदालत में खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मंदिर राम मंदिर ना बने, वो इतनी जल्दी समझ लेंगे? जिस कांग्रेस ने केरल में सड़क पर गाय काटी और जो मुस्लिम लीग को राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो है सेकुलर पार्टी है, उसके साथ जो है उनको लगेगा कमलनाथ यहां कह रहे हैं तो कांग्रेस का चरित्र बदल गया। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निर्भर था कि कितना उन्होंने इन सब बातों को उजागर किया है। और वहां पर जो मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या ये देश, आप बोल रहे हैं, ये मान लेगा कि 9 साल का नरेंद्र मोदी का जो शासनकाल है वो वाकई नकली हिंदुत्व की सरकार रही है? क्या मध्य प्रदेश जिसने गोहत्या पर बैन लगाया, जिसने कि लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाए हैं, जिसने और भी कई वहां काम हुए हैं, तो वो क्या ये देश ये जनता मान लेगी? कामों के आधार पर होगा। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध राकेश जी जो भी के हम आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध इस समय जनता नहीं है ज्यादा, अपने समर्थक अपने कार्यकर्ताओं में असंतोष है, क्योंकि पार्टी की सरकारों में कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं होती है। तो वो कह रहे हैं फेक नैरेटिव है, राकेश जी कह दिया फेक नैरेटिव। उनका अधिकार है कहने का, मेरा अपना अधिकार है, मैं अपने बात के। हम लोगों ने बैठ के हिमाचल प्रदेश के चुनाव देखे कि 22 स्थानों पर लोग लगे थे, 7 सीटों पर डायरेक्ट हराया था लग के। और वही स्थिति जो है कर्नाटक भी। तो यहां भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 बड़े काम किए हैं कि एक तो मोदी जी ने जो पहले शुरुआत की थी आदिवासी क्षेत्र से, उसमें दोनों बातें थी कि हिंदुत्व का गौरव जो आदिवासी थे उसका गौरवगान किस सरकार में हुआ। वो एक बड़ा मैसेज था, क्योंकि पिछली बार तो उस क्षेत्र से मैंने 47 में से 32 सीटें कांग्रेस की आ गई थी आदिवासी क्षेत्रों में, भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई थी उस क्षेत्र में। तो वो एक बड़ी ताकत इस बार रही है और सारे नामों को उन्होंने लाया। दूसरा यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की वहां लगातार बात हुई है कि हम उसको लाने जा रहे हैं। तीसरी बात ध्यान रखिए कि 2018 में तब तक उस समय आपने देखा कि सरसंघ चालक तक को एक बात विजयादशमी में बोलनी पड़ी थी। एक थोड़ा नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लेकर थोड़ा सा हिंदुत्व को लेकर असंतोष का भाव आया था। लेकिन इस समय तो राम मंदिर बन रहा है, इस समय पाकिस्तान पर 2-2 बार का घर वो बमबारी हो चुकी है, G20 का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। तो ये सारे चीजें बदली हुई है। इतने असंतोष के बावजूद अगर भारतीय कांग्रेस को उस समय बहुमत नहीं मिला है मध्य प्रदेश में, वोट बीजेपी को मिला है, तो क्या वाकई उससे बुरी प्रवृत्ति थी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें है
कि बड़े बड़े नेताओं को उतार करके नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की एक प्रवृत्ति को तोड़कर नई प्रवृत्ति बनाने की कोशिश की कि ज्यादातर राज्यों में असंतोष या विद्रोह किसी एक नेता के कारण हो जाता है और ये बाकी पार्टियों में भी सवाल उठे हैं, छत्रप हावी हो जाते हैं पार्टियों पर। तो उस ट्रेंड को तोड़ करके लंबे समय के लिए 50-100 साल के लिए ट्रेंड करो कि गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। तो उसका भी व्यापक एक असर हुआ है कि गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। तो इसलिए नेताओं ने भी काम किया। एक मिनट ऋषि शंकर मिश्रा जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं और बीच में जब राम मंदिर की बात चली तो मैंने देखा कि राकेश जी ने भी हाथ उठाया, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद आप दोनों को मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी के पास भी जाऊंगा और उसके बाद मैं राकेश जी और ऋषि शंकर मिश्रा आपके पास आऊंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में भले ही कम सीटें लड़ी हों, लेकिन एक जो अंतर आ गया यहां मध्य प्रदेश के चुनाव से वो ये है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस में जो एकजुटता थी वो अलग अलग रास्ते पर चलते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश चुनाव जो है इंडिया अलायंस के भविष्य के तौर पर, इंडिया अलायंस के अस्तित्व के लिए एक बड़ा सवाल बन गया। इसलिए मैं आऊँगा प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी के पास इस ब्रेक के बाद। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर सर। ग्रीन एनर्जी की जरूरत तो हर जगह बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अरे, इस नई ऊर्जा के लिए बजट का सोचा है? सर, उसके लिए इरेडा है ना, जो कई सालों से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है। बिल्कुल सही। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारत का प्रमुख प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी, जो सिर्फ ऐसे ही ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है ताकि भारत की ग्रीन ऊर्जा बढ़े और हम सब मिलके एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके। आज ही इरेडा के साथ मीटिंग फिक्स कराइए। बिल्कुल सर। इरेडा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं मतदान धुआंधार नतीजों का इंतजार। आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो 320 विधानसभा सीटें हैं वहां मतदान का काम पूरा हो गया। हालांकि आज 300 सीटों के लिए वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों के लिए पहले ही मतदान हो चुका है, तो 320 सीटों पर मतदान तो हो गया। नतीजे आएंगे, अभी समय है।
3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आकलन है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो मतदान हुआ है, जिस पैटर्न में हुआ है, जो कुछ दृश्य आए हैं, वो क्या संकेत दे रहे हैं, इन पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार हैं, ऋषि शंकर मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, 46 सीटें पिछली बार 5000 से कम में जो है हार जीत तय हो गई, 10 सीटें 1000 से कम में हो गई। ऐसे में आपने भी वहां कांग्रेस के खिलाफ जो है उम्मीदवार उतार दिए, तो अगर आपने कांग्रेस को 5 से 7 सीटों पर भी नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि आप भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है ना, है नहीं है मैं नहीं जानता, अभी आप वो स्पष्टता देंगे, लेकिन जब अलायंस बना तो फिर कम से कम वहां पर कांग्रेस को हराने के लिए 5-10 सीटों पर लड़ने के लिए क्यों उतावले हुए आप लोग? जीतने जीते कांग्रेस की जीत में जो है हाथ बढ़ा लेते। अशोक जी, 3 दशक के राजनीतिक अनुभव के आधार पर एक चीज मैं थोड़ा सीखने की कोशिश कर पाया, क्योंकि मैं तो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं जी। तो मैंने सीखा कि कॉन्फिडेंस राजनीति में बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस राजनीति में ठीक विषय नहीं है, जो कि मैं अभी देख पा रहा था अपने विपक्षी पार्टी के लोगों के बीच में। अब किस बात को लेकर हम चुनाव में गए, पहला तो विषय बताना चाहता हूं मैं आपको। हमारी जो लड़ाई है समाजवादी पार्टी की, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जाति जनगणना की मांग को है, पीडीए को लेकर जो माननीय उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आंदोलन प्रारंभ करा था, अब वो माननीय अखिलेश यादव जी ने उसे देश का आंदोलन बनाया। और मध्य प्रदेश में मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हम लोग केवल पीडीए को लेकर जनता की अदालत के बीच में, और पिछले परिणाम का आकलन बहुत जरूरी है अशोक जी। आप तो बहुत इस देश के एक सम्मानित पत्रकार, आपसे सीख, जब हम युवावस्था से आप लोगों से जुड़े रहे, सीखते रहे, तो निश्चित तौर पर एक मिनट हाँ ठीक है, उनकी बात पूरी हो जाए फिर। सर बोलिए प्रोफेसर भुवन भास्कर बोलिए। मैं आपको अपना स्कोर में बताना चाहता हूं। हम लोग पिछली बार 2018 में क्या स्कोर में थे? हम लोग 1 सीट जीत पाए, 4 पर हम सेकंड थे, ये हमारा स्कोर था। और इससे पहले भी जब माननीय नेताजी थे तो हमारी क्या क्या सीटें थी? अशोक जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, पैनल में भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सब लोग समझते हैं कि वहां पर समाजवादियों की सीट ठीक आई है। मैं निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकता हमारी कितनी सीटें आएंगी, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि 3 तारीख को जब आंकड़ा निकलेगा तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। इस बार का चुनाव आप जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार, उनके मुझे सीखने का मौका और बात करने का मौका मिलता है, वो ये कह रहे थे कि चुनाव ऐसा लगने लगा कि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश का में लड़ रहे, मध्य प्रदेश में आकर इतना कई विधानसभा में वो 2-2 बार आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय डिंपल जी जाने का काम करा। पूरी पार्टी के कैडर ने एकजुट होकर काम करने का काम करा और बहुत गंभीरता से समाजवादी पार्टी ने चुनाव को लड़ने का काम करा। एक बात प्रोफेसर जोशी, आपने जो बात कही, मैं आपकी देखिए, अगर आप टेक्निकल रूप से देखेंगे तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि भाई 5 सीटों पर तो दावा बनता ही बनता था। कांग्रेस को 5 सीटें देनी चाहिए थी। 1 सीट आप जीते और आपके समर्थन आपने बिना शर्त कांग्रेस को दिया था। 5 सीटों पर आपका दावा बनता ही था, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं अब आप जितनी सीटों पर भी लड़े, नुकसान तो अलायंस का हो गया ना, गठबंधन का हो गया। वहां पे आप कांग्रेस की अगर वोट काटेंगे तो फिर उससे फायदा क्या होगा? नुकसान होगा गठबंधन को ना। देखिए, एक आज नेशनल टीवी पे अशोक जी, मैं कभी इस बात को, जो सरकारी चैनल कह सकते हैं, उसमें कभी इस बात को निकाल के आज मैं जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं। क्षेत्रीय पार्टी के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को मैं बराबर खतरा मानता हूं। ये लोगों का बस चले तो ये नस्ताबून कर दें भाजपा और कांग्रेस वाले, ये नस्ताबून कर दें क्षेत्रीय पार्टी को। निश्चित तौर पे ये बराबर हानिकारक है। क्षेत्रीय पार्टियों के दुश्मन नंबर 1 दोनों ही है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं। और निश्चित तौर पे आप जो लड़ाई है, वो लड़ाई, अब हमारी जो लड़ाई है मध्य प्रदेश में, वो केवल पीडीए की लड़ाई है। और जो महिलाओं का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को कहना, आरक्षण पे कोटे का आरक्षण की जो लड़ाई महिलाओं ने जो हमें साथ दिया, वो मैं निश्चित तौर पे आपको कहना चाहता हूं, इसका सुगत परिणाम आपको 3 तारीख को दिखाई देगा। क्योंकि पीडीए के साथ साथ उन आधी आबादी की हम लोग कोटे की लड़ाई को भी केवल समाजवादी पार्टी लड़ रहे हैं।
अब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे से भाजपा को क्या राह चलनी है, कांग्रेस को क्या राह चलनी है। हमारी राह पीडीए की है और ये पीडीए हम जन आंदोलन बनाने में सफल रहे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, क्योंकि जाति जनगणना में दोनों पार्टियों का 10-10 साल का कार्यकाल अगर हम देखें, आदरणीय मोदी जी की सरकार को देखें, आदरणीय मनमोहन सिंह को जब देखें, तो दोनों को नंबर हमारे 00 है जाति जनगणना को लेकर। तो इसलिए ये लड़ाई को केवल एक, मेरे को लगता है, शायद किसी पैनलिस्ट को मेरी बात अन्यथा न ले, मुझे लगता है कि जो ओबीसी जाति में जन्मजात पैदा हुए और कृत्रिम जो ओबीसी हैं, वो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि एक जो जिस जाति में पैदा हुए वो निश्चित तौर पे उसके लड़ाई को ईमानदारी से लड़ सकते हैं, बल्कि कृत्रिम ओबीसी उसको नहीं लड़ सकते। कृत्रिम ओबीसी कौन है, ओरिजिनल ओबीसी, मैं उस पर डिबेट में अभी नहीं, लेकिन एक बात, हाँ मैं एक बात मैं जरूर कहूंगा। देखिए, आपने कहा आप पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, और मुझे लगता है कि ये खबर भी जो है मुझे, और मैं अपने प्रोड्यूसर को भी कहूंगा, ये खबर जरूर चलानी चाहिए कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही क्षेत्रीय पार्टियों के लिए घातक है। लेकिन यहां पर यह चर्चा जरूर उठ सकती है, और मुझे लगता है अगले 1-2 दिनों में इस पर भी डिबेट होगी, और मुझे लगता है पूरे 1 घंटे इस पर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि सवाल यह है कि अगर कांग्रेस भी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए इतनी खतरनाक है, तो यह बात अखिलेश जी को उस दिन क्यों याद आई जिस दिन कमलनाथ जी ने सीधा अखिलेश वकीलेश कह दिया। उसके बाद उनको लगा कि ये खतरनाक है, कि उसके पहले भी मानते थे, और अगर पहले मानते थे तो फिर बेंगलुरु में, मुंबई में हाथ हिलाकर जो नारे लगा रहे थे वो क्या थे। ये सब चीजों पे चर्चा मुझे लगता है अगले कुछ दिन में होनी चाहिए। लेकिन जो बात आपने कही, मैं उसी पर आता हूं। ये इशारा जो है कहीं ना कहीं जो है, इशारा जो है राकेश जी आप ही की तरफ है कि भैया जो है जो ओबीसी ओरिजिनल ओबीसी हैं वही लड़ाई लड़ सकते हैं, आप लोग ओरिजिनल ओबीसी नहीं है भाई। देखिए, ये जो जाति आधारित सोच है ना, इस जाति आधारित सोच को उत्तर प्रदेश में ही 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में लगातार नकारने का काम किया। फिर भी ये समाजवादी पार्टी इससे सबक सीखने का प्रयास नहीं कर रही है। देखिए, सच ये है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी बहुत विरोधाभास से घिरी हुई थी। वो तय नहीं कर पा रही थी कि किस रास्ते आगे जाना है और कहां पीछे हट जाना है। राहुल गांधी जी की शुरुआत में 2 रैलियां होती हैं, दोनों रैलियों में वो जातिगत जनगणना और पिछड़े का राग लापते हैं। फिर वह कांग्रेस के कमलनाथ जी उनको याद दिलाते हैं कि अरे 18 वर्षों से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 पिछड़े मुख्यमंत्री ही हैं, हमने तो कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री दिया नहीं, और अभी भी कोई चेहरा पिछड़ा हम लेकर आए नहीं है। तो राहुल गांधी जी को केदारनाथ जाना पड़ता है कि चुनाव प्रचार से दूर जाकर के 3 दिन केदारनाथ में जाकर के हम वहां साधना करें, क्योंकि मुझसे गलती हो गई है। ये पिछड़े का राग मध्य प्रदेश में नहीं अलापना था, ये तो और राज्यों के लिए मटेरियल था। देखिए, सच ये है कि ये तालमेल करेंगे सपा के साथ नहीं करेंगे, इसको लेकर के तय नहीं थे, विरोधाभास से घिरे हुए थे। रात को 1 बजे तक अखिलेश जी को बिठाया और अगले दिन सुबह कह दिया कोई सीट नहीं देंगे, कौन अखिलेश कौन वखिलेश। तो ये विरोधाभास था, कांग्रेस तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करना है। अभी अवधेश जी कह रहे थे कि हिंदुत्व को लेकर के वो एक सॉफ्ट लाइन लेकर चल रहे थे। एक तरफ वो सॉफ्ट लाइन लेकर चले थे, वहीं दूसरी तरफ सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है। एक मिनट रुकिए, मैं हिंदुत्व वाली जो इस बात पे मैं आपको यह पूरा मौका दूंगा, आप इसको जरूर उठाइएगा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, क्योंकि यहां पर एक बात और आई जो मुझे कई जो है कुछ बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी मुझे सुनाई दिया। मैं ऋषि शंकर मिश्रा जल्दी से उस पर कमेंट आपका लेना चाहूंगा। कुछ लोग बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये जो कुछ हुआ, ये सिर्फ नूरा कुश्ती है, क्योंकि जो ओबीसी और खास करके यादव वोट मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में जो हैं वो इस बार भी बीजेपी के खाते में जाते दिख रहे थे। इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि समाजवादी पार्टी जो है पूरी ताकत से उतरे, यादव वोट कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि वो जो है वो बीजेपी के पास ना जाए, और इस वजह से भी जो है ये पूरी नूरा कुश्ती है। अभी ये विधानसभा चुनाव खत्म होंगे, फिर एकदम से जो है इंडिया अलायंस की ताकत दिखाने के लिए ये सब लोग एकजुट हो जाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है ये जो डेंट पड़ गया है अखिलेश वकीलेश का, वो डेंट बड़ा मजबूती से पड़ा है, और समाजवादी कांग्रेस भी क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को खा जाती है, ये क्षेत्रीय पार्टियों को एकदम से फिर से रियलाइज होने लगा? देखिए, हो सकता है कि आपकी बात में दम हो, क्योंकि अखिलेश यादव इतने तमाम डेवलपमेंट के बावजूद भी अशोक जी, आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव का ये बयान है कि 2024 में इंडिया गठबंधन उतनी ही मजबूती से चुनाव लड़ेगी। ये विधानसभा चुनावों का मामला है। लड़ेंगे तो लेकिन सीट नहीं देंगे ना कांग्रेस को। हाँ, लड़ेंगे तो लेकिन सीट नहीं देंगे कांग्रेस को। नहीं, ये स्ट्रेटजी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव अटैक किए हैं,
आप उनके भाषण का जो कंटेंट देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया है कि भाई किसी को वोट दे देना, कांग्रेस को मत देना, कांग्रेस के लिए जो उन्होंने अनपार्लियामेंट्री शब्दों का भी इस्तेमाल किया है, हालांकि नेता लोग ऐसे करते रहते हैं, उससे मुझे लग रहा है कि यदि उनके कैंडिडेट यदि जहां लड़ रहे हैं 5-6 हजार, अभी 2000, 3000, 4000 वोट काट लिए, जहां क्लोज फाइट है, तो वहां यदि कांग्रेस के हिस्से के वोट काट लिए तो कांग्रेस का चुनावी नुकसान हो सकता है। एक बात, लेकिन आपके बात में भी दम है। जहां से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, वहां जो कुर्मी राजपूत है उससे अधिक यादव हैं। और पिछले बार आपको याद होगा कि अरुण यादव जो हैं, जो सुभाष यादव के बेटे हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, उनको चुनाव लड़ाया गया था। तो ये हो सकता है, स्ट्रेटजी का ये हिस्सा हो सकता है। कई विधानसभा चुनाव में यादव जो हैं काफी संख्या में। ओके, जल्दी से अवधेश जी आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे, फिर मैं हिंदुत्व की बात ना हो, मध्य प्रदेश का बात हो, तो वो तो हो ही नहीं सकता। मैं राकेश जी के पास आऊं, लेकिन अवधेश जी आपका ये जो कुछ चल रहा है, ये देखिए, मैं सबसे पहले तो भुवन भास्कर जी के पीछे 2 तस्वीरें लगी है। अखिलेश जी का तो समझ में आता है कि वो तो अध्यक्ष है। डिम्पल जी पार्टी में क्या है, क्या ये समाजवादी पार्टी है, वंशवादी सांसद है, सांसद है, आधी आबादी ये जो है आधी आबादी में और नेता भी है आपकी पार्टी के साथ। ये डिम्पल जी लग रही है, तो देश में एक मैसेज जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा मैसेज है ये यूपी के लिए भी मैसेज है कि समाजवाद का क्या अर्थ है। मैं तो पहले वहां ध्यान, देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ के जहां भी भारतीय जनता पार्टी का, अरे तो मुलायम सिंह जी का भी होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं होगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा है सर। मुलायम सिंह जी का रखते तो हमको बड़ी आनंद होता, और भी लोगों का रहते, ब्रजभूषण तिवारी का, कई नेता थे हमारे, सब दोस्त थे। समाजवादी पार्टी में कैसे ट्रेंड बदला है कि इनके जैसा विद्वान आदमी भी, मतलब ये कांग्रेस वाला कल्चर पूरा का पूरा आपके सामने दिख रहा है। ये है समाजवादी पार्टी। और देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ के जहां भी भाजपा का जनाधार है, पूरे देश के यादव इन ब्लॉक बीजेपी को वोट करते हैं। आप चाहे गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र में यहां तक कि चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, इन ब्लॉक यहां तक कि हरियाणा के यादवों को देख लीजिए आप। तो ये केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में ये एक दूसरी प्रवृत्ति है, और वो क्यों है उसका गणना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको नहीं मानता। दूसरी बात, समाजवादी बिहार में तो अमित शाह कहते हैं यादवों को वोट धारा रही है। हाँ बिल्कुल धारा रही है, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, एक से एक बड़े नेता रहे हैं वहां। तो इस समाजवादी धारा कोई खत्म नहीं रही है। उन्होंने समय समय पर कांग्रेस को सपोर्ट किया, एक समय जनसंघ के साथ। आप देखेंगे 1970 के चुनाव में तो करीब 20 से ज्यादा उनके सोशलिस्ट पार्टी के विधायक वहां थे, तो इसलिए उनका आधार बनता था। कांग्रेस ने नहीं दिया है, लेकिन इसका वो नहीं है मायने। जनता के बीच ये संदेश गया है कि INDI के नाम पर कांग्रेस ने अपने को सशक्त करने की कोशिश की है, और INDI जैसी कोई चीज धरातल पर है नहीं, क्योंकि पहली रैली भोपाल में होनी तय हुई थी और पहली रैली भी नहीं किया है। तो ये जो मैसेज है, ये 2024 की दृष्टि से हमें इसका असर वहां भी हुआ होगा कि जो लोग मान रहे थे कि कांग्रेस शायद बड़ी पार्टी है और सबको मिला के ले चलेगी और बीजेपी को हराएंगे, तो एंटी बीजेपी जो वोटर था उसके अंदर भी थोड़ा सा पैदा हुआ होगा कि अरे भाई तो यही लड़ गए, इसका क्या करेंगे। तो ये जो एक दूसरी बात थी, पहला कांग्रेस का पूरी तरह हिंदुत्व पर आना, इसका मतलब कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का लगा कि हिंदुत्व एक प्रबल फोर्स के रूप में, प्रबल फैक्टर के रूप में है और उस पर हमको आना चाहिए। दूसरा कि किसी दूसरे दल को INDI को महत्व नहीं देना, और जो ये भिंड और मुरैना इस सब का जो इलाका है, इधर जो सैनी वोटर है, जो यादव वोटर है, अगर इनका होता तो कुछ ना कुछ बीजेपी से कट के कांग्रेस को मिलता इस पूरे एरिया में। नरेंद्र सिंह तोमर की सीट में समस्या खड़ी हो सकती। तो अब ये तो कांग्रेस ने छोड़ दिया है उसके लिए। ओके, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद मैं राकेश जी आता हूं आपके पास। लेकिन एक चीज और है, जो अभी ये मैं जो इंडिया अलायंस की बात कर रहा था, उसमें कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि अगर ये चुनाव जो है, इन नतीजों में, इन चुनाव के परिणामों में कांग्रेस अगर मजबूत बन के उभरी, तो कांग्रेस का एरोगेंस और बढ़ जाएगा क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ, और उसके बाद शायद जो बची खुची संभावना है सीट शेयरिंग की,
वो भी शायद नहीं हो पाएगी। ये रणनीति एग्जैक्टली कि पहले, हाँ बिल्कुल, कांग्रेस की रणनीति कि पहले अपने को मजबूत स्थापित कर लो, आगे लीडरशिप हमारे हाथ में आए और सीटों पर हम आगे बढ़े। किसी पार्टी से कोई इस समय मतलब नहीं। एग्जैक्टली सारी रणनीतियां अलग अलग है। लेकिन बहरहाल मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद क्या इन चुनाव में हिंदुत्व एक मुद्दा था, कम से कम कमलनाथ ने तो बनाया, लेकिन बीजेपी ने इसको कैसे बनाया, मैं आऊंगा इस पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद ये ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करे शुरू। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर सर। ग्रीन एनर्जी की जरूरत तो हर जगह बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अरे, इस नई ऊर्जा के लिए बजट का सोचा है? सर, उसके लिए इरेडा है ना, जो कई सालों से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है। बिल्कुल सही। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारत का प्रमुख प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC, जो सिर्फ ऐसे ही ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है ताकि भारत की ग्रीन ऊर्जा बढ़े और हम सब मिलके एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके। आज ही इरेडा के साथ मीटिंग फिक्स कराइए। बिल्कुल सर। इरेडा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। और दो टुक में मतदान धुआंधार नतीजों का इंतजार, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का वोटिंग के काम पूरा हो गया, अब नतीजों का इंतजार है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, इन चुनावों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा था? क्योंकि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में हिंदुत्व मुद्दा बनाया, खुद को बड़ा हिंदुत्ववादी दिखाया। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व इस हिसाब से मुद्दा था क्योंकि वहां तमाम सामाजिक संगठन, जिनमें RSS भी है, वो भी ये कहते हैं कि वहां पे बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन इन सब कार्ड को आप लोग कम से कम छत्तीसगढ़ में तो धर्मांतरण और बाकी मुद्दों को उतनी बेबाकी से, उतनी प्रमुखता से उठा नहीं पाए, लगता है। नहीं, देखिए, एक तो मध्य प्रदेश को लेकर के मैं कहूं कि हिंदुत्व को लेकर के कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन में रही। कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ अपने आप को हिंदू बचाने में लगे रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह जो लंबे समय तक हिंदुत्व को लेकर के आलोचना करते रहे हैं, वो उसी चुनाव के दरमियान उन्होंने ये बयान दिया कि PFI पर जो मुकदमे, PFI को लेकर के जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उसमें 96%, 97% मुकदमे झूठे होते हैं। ये बयान जानबूझ करके उन्होंने मजहबी तुष्टीकरण के लिए दिया। इसी चुनाव के दौरान खरगोन में हमास के आतंकियों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, यह भी तुष्टीकरण का एक उदाहरण था। और CWC ने बाकायदा मीटिंग करके उस समय प्रस्ताव पारित किया, और उस प्रस्ताव में फिलिस्तीन के पक्ष में जिस तरह से कहा गया और इजराइल को लेकर के बिल्कुल मौन रखा गया, हमास की आतंकी घटना पर मौन रखा गया। ये सारी बातें एक तरफ से मजहबी तुष्टीकरण की तरफ रास्ता लेकर जा रही थी, दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चूंकि मुस्लिमों की आबादी कम है तुलनात्मक रूप से, उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना में 6% या 7% की आबादी है, कांग्रेस ने केवल 230 में से केवल 1 टिकट मुसलमान को दिया, तो वहां उनको लगता है कि हिंदू हो जाना बेहतर है। तो हिंदुत्व को साथ रहना है या मजहबी तुष्टीकरण करना है, इसके अंतर्द्वंद में कांग्रेस मध्य प्रदेश में फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक जिस तरह से आज मॉडल खड़ा किया है मध्य प्रदेश में, आज
मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की कोई घटना हिंदू त्योहारों को लेकर के अगर हुई है तो उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण लेकर के आज बुलडोजर चलाने का काम शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किया। तो कहीं कोई संकट नहीं है। आज महाकाल लोक बनना हो या अलग अलग कई सारे तीर्थ स्थलों का वहां विकास करना हो, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। पहला राज्य है जो बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन अब हेलीकॉप्टर से करा रहा है, वायुयान से करा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व को हमेशा एड्रेस करती रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस कंफ्यूजन में थी कि वो हिंदुत्व के रास्ते पर चले। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा क्यों नहीं उठाया प्रमुखता से? नहीं, बिल्कुल उठाया है, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल उठाया है। बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दों में निश्चित तौर पर वो हो सकता मुद्दा कम प्रमुखता पा पाया हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार इस समय सबसे बड़ा मुद्दा था कि जिस तरह से करप्शन करने का काम किया, गोबर तक में घोटाला करने का काम किया है, और महादेव ऐप का एक बड़ा घोटाला जिसमें सीधे कैश ट्रांजैक्शन मुख्यमंत्री के पास तक हो रहा हो, इस बात के साक्ष्य मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईडी ने अपनी जांच में नोटों की गड्डियां बरामद की हैं। तो ये बात बिल्कुल स्टैब्लिश होती हुई दिखाई दे रही है कि कांग्रेस के करप्शन से छत्तीसगढ़ को निजात दिलानी है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण मुद्दा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का करप्शन रहा है। ओके, ऋषि शंकर मिश्रा, ये कांग्रेस का कंफ्यूजन है कि स्ट्रैटेजी है कि कहीं वो हिंदू हो जाती है, कहीं जो है वो मुस्लिम हो जाती है, कहीं जो है हमास के पक्ष में दिखाई देती है, कहीं जो है वो हनुमान भक्त हो जाती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ देखिए, हमने तो मध्य प्रदेश की बात की, छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद को गौरक्षक दिखा रहे थे कि भाई देखिए मैं तो गौ का सबसे बड़ा वो हूं, मैं गौ सेवा सदन बना रहा हूं, मैं देखिए गाय की गोबर से भी जो है मैं इकोनॉमी चलाने की बात कर रहा हूं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उनकी सभाओं में बार बार वो प्रो हमास समर्थक जो है समर्थन मैसेज देती रही, और राहुल गांधी खुद को हिंदू दिखाते रहे, कमलनाथ खुद को हिंदू दिखाते रहे। तो ये मतदाताओं को भ्रमित करने की रणनीति है या कांग्रेस खुद कंफ्यूजन में है? देखिए, खासकर मध्य प्रदेश की बात करें अशोक जी, तो कमलनाथ का बिल्कुल स्ट्रेटजी क्लियर था। आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन का एक रैली होने जा रही थी भोपाल में, जिसको कमलनाथ ने प्रेशर बना के पार्टी हाईकमान पे उसको कैंसिल करवा दिया। आपने देखा होगा स्टालिन साहब का बयान आया था, स्टालिन से जुड़े हुए पार्टी कई ऐसे नेता के बयान आए थे जो हो सकता था कि जो उनके जो राजनीतिक पर्सपेक्टिव थे मध्य प्रदेश में उसको डेंट करते। उसी कारण कमलनाथ ने भोपाल में जो रैली इंडिया गठबंधन की हो रही थी उसको कैंसिल करवा दिया। तो कमलनाथ का बिल्कुल ये था कि यदि प्रो हिंदू इमेज यदि हम यहाँ नहीं बना कर रखेंगे तो आप मध्य प्रदेश में बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। इसका छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए इंदौर वार्ड में संजय शुक्ला, कैलाश विजयवर्गीय का जो राजनीतिक स्टाइल है, भंडारा वाली राजनीति, वो भंडारा वाला राजनीति संजय शुक्ला ने अडॉप्ट किया। आज देखिए संजय शुक्ला की ये पोजीशन है कि कैलाश विजयवर्गीय की जो वहाँ इंदौर वार्ड में जो पोजीशन है अशोक जी, काफी चैलेंजिंग है। यदि कैलाश विजयवर्गीय जीत भी जाते हैं वहाँ तो कुछ मार्जिन से ही चुनाव जीतेंगे। यही आप दतिया में देखिए, नरोत्तम मिश्रा आज चुनाव के बाद क्या बोले कि पाकिस्तान की याद आई। वहां भी दतिया में नरोत्तम मिश्रा की पोजीशन बहुत कमजोर है। जितने भी तमाम सर्वे आए हैं, जो ग्राउंड पे पत्रकार हैं, उनसे हमारी बात हुई है, नरोत्तम मिश्रा हो सकता है कि चुनाव हार जाए। तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस का मध्य प्रदेश में लेकर खासकर कमलनाथ का के हाथ में पूरा चुनावी प्रबंधन था। वो उनका स्ट्रेटजी क्लियर था कि ऐसा कोई बयान या ऐसा कोई डेवलपमेंट न हो जिससे बीजेपी को अटैकिंग का मौका मिल जाए। यही छत्तीसगढ़ में है। लेकिन राकेश जी एक अपने पार्टी के पॉइंट को नहीं रख पाया। यदि मैं कहूँ, बस्तर में बीजेपी ने काम किया है, प्रो हिंदू जो धर्मांतरण का जो मामला है उसमें बीजेपी ने काम किया है, और इसका फायदा आपको जो 12 सीटें हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। पिछले चुनाव में 12 की 12 सीटें कांग्रेस जीत गई थी, और वहां के जो नेता हैं, बस्तर के जो नेता हैं बीजेपी के, इस पे उन्होंने काफी काम किया है। इस बार 4 से 5 सीटें बीजेपी जीते हुए दिख रही है बस्तर में। इस बार जो आदिवासी सीटें हैं वहां का जो है इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ये भी बताया जा रहा है। आदिवासी सीटों का जो ट्रेंड है इस बार वो बदला हुआ दिख सकता है। दोनों राज्यों की बात कर रहा हूं, और वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है हार जीत के। बिल्कुल वो एक मिनट, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, हालांकि ये चर्चा बात की है, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूं क्योंकि बात ये आ गई कि जैसे कंफ्यूजन में कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे पर दिख रही है, वैसे ही सवाल है कि क्या इस मुद्दे पर भी कंफ्यूजन है आप लोगों में कि भाई ओबीसी का सबसे बड़ा लीडर कौन है? आप कांग्रेस को भी मानते हैं कि वो जो है फेक ओबीसी लीडर है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने तो कह दिया कि इन्होंने जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट रोकी थी, और राहुल गांधी खुद को ओबीसी का बहुत बड़ा नेता, और वो ओबीसी के वोट के लिए जो है वो कह रहे हैं जातिगत जनगणना की बात करते हैं।
देखिए, हमारा जो मानना है, हमें लगता है कि जो 10 साल का कार्यकाल आदरणीय मोदी जी का रहा और 10 साल का आदरणीय मनमोहन सिंह जी का रहा, इन लोगों ने जाति जनगणना का जो शब्द भी नहीं बोला। ये लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई के विरोधी है, जाति जनगणना के विरोधी है, और निश्चित तौर पे ये आंदोलन को के निर्माता और पूरे देश में जो ब्रांड है वो केवल माननीय अखिलेश यादव जी है, जो कि पीडीए की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ओके, बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा अखिल, माफ़ कीजिएगा अवधेश जी माफ़ कीजिएगा अवधेश जी, सवाल ये कि ये जो सामाजिक न्याय या हिंदुत्व, अभी ये चुनाव तो ठीक है, ये तो हो गए मतदान, लेकिन यहाँ से 2024 की राह निकलेगी। एक तरफ सामाजिक न्याय के जो पुरोधा है बनने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो भी बनाने की। 24 का चुनाव यहाँ से जब आगे बढ़ेगा, 23 के बाद जब 24 में बढ़ेंगे, तो हिंदुत्व या सामाजिक न्याय? देखिए, ऐसा है कि मैं पॉइंटर में बोलूँगा क्योंकि ये बड़े प्रश्न है, लंबा। पहली बात तो ये है कि सामाजिक न्याय को पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने उसके प्रैक्टिकल कंसेप्ट जो होता है, एक व्यवहारिक अवधारणा को बदल दिया कि सामाजिक न्याय हवाबाजी नहीं है कि केवल मंडल और आरक्षण। अब देखेंगे कि आम किसानों के भी खाते में 6,000 रुपया जाने लगे। जो घर पहले बनाए जाते थे वो घर कितने समय में इंदिरा आवास योजना, फलाने आवास योजना थी, उसकी 150 से ज्यादा मॉडल ला करके फिर उसमें से एक को बना करके। मेरी घड़ी दिखा रही है कि आपको मैं 30 से 40 सेकंड दे रहा हूं। तो उसको तो एक प्रैक्टिकल जो कंसेप्ट है अवधारणा बदला। दूसरा कि पिछड़ी जाति आयोग बना दिया, उसको कोई अधिकार ही नहीं था। संवैधानिक दर्जा जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। तीसरा कि ये भी देखो कि ओबीसी में भी ऐसी कौन जातियां हैं जो जिनको के आरक्षण का लाभ ठीक से नहीं मिल रहा है, तो उसमें मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी को निकाल करके लाओ। तो चौथी बात है कि जाति जनगणना की जो बात हो रही, नरेंद्र मोदी सरकार ने तो कैबिनेट में डिसीजन ले लिया था कि हमको जाति जनगणना जारी करना है, जो यूपीए सरकार ने जारी नहीं किया था। लेकिन जब देखा गया तो उसमें इतने फ्लॉज थे और 45 लाख जातियां और गोत्र आ गई कि भाई हुआ कि भारत में तो इसको जारी किया ही नहीं जा सकता है। एक जाति का यहां कुछ नाम है, दूसरे का वहां कुछ नाम है। ये जटिल चीजें थी। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत किया था, इसलिए वो पीछे हट गए। उन्होंने जाति जनगणना कराने की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं था देश में। इसलिए ये जो हवाबाजी है ना, ये ठीक से बीजेपी खंडन करेगी तो नहीं चलेगी। यहां की जो प्रवृत्ति है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में क्या है, कौशल्या जी के मंदिर, आप इतना ही कह रहे हैं, पूरा अपना सुनिए ना, अंतिम वहां अशोक, वहां जो अशोक गहलोत हैं, उन्होंने तो श्राद्ध से लेकर वार्षिक श्राद्ध तक में पैसे की घोषणा की। तो अगर हिंदुत्व एक बड़ी प्रवृत्ति नहीं होती तो ये लेते नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस जीत जाती है तो 18 में भी जीती थी। राकेश जी 30 सेकंड जल्दी से। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, सामाजिक न्याय और हिंदुत्व विरोधाभासी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। दिक्कत ये हो रही है कि पहली बार हिंदू चेतना दिखाई पड़ रही है कांग्रेस को। उसको लग रहा है हिंदू संगठित होकर के, एकजुट होकर के अब वोट कर रहा है। ये मजहबी तुष्टीकरण जो अब तक होता था ना, अपीजमेंट के पॉलिटिक्स, वो दरकिनार हुई है। इसलिए हिंदुओं में फूट डालो, जाति के आधार पर बड़ा छोटा करने की कोशिश करो। हिंदू तो सबको साथ लेकर के चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, यही तो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसलिए हिंदुत्व और सामाजिक न्याय साथ साथ चल रहा है। चलिए, सबका साथ सबका विकास में ये फैसला भी 3 तारीख को ही होगा। किसका साथ जनता ने दिया, मत वोटर्स ने दिया, किसका विकास हुआ, किसकी घटत हुई, इस सब के लिए हमें 3 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वोटिंग जो है अच्छी हुई, बढ़िया बात है, और वोटिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अभी राजस्थान में पोलिंग होनी बाकी है। राजस्थान के मतदाताओं से अपील है, जम के वोटिंग कीजिएगा। कर्नाटक, हिमाचल नहीं, चलिए वो तो चलिए फैसला अभी होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।